नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास के अंदर हमारा चर्चा का विषय है इटली का एकीकरण। इटली जो है 19वीं शताब्दी के शुरू के अंदर जो है एक कोई देश नहीं है। ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई के रूप में है, जिसके तीनों ओर समुद्र है और ऊपर की ओर जो आल्प्स पर्वत है। बीच में अनेकों राज्य हैं, छोटे बड़े राज्य हैं, जहां पर जिनकी अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग शासन प्रणाली है। तो इसका एकीकरण शुरू होता है 19वीं शताब्दी के अंदर। अब ये एक प्रक्रिया के रूप में या आधुनिक जो युग है उसकी शुरुआत के रूप में ये प्रक्रिया कैसे रहती है, और हम इसका अध्ययन करते हैं। इटली के अंदर जो सबसे पहली प्रक्रिया वो है राष्ट्रवाद की। इटली में राष्ट्रवाद का उदय। अब राष्ट्रवाद जो है विश्व के इतिहास के अंदर जो है फ्रांसीसी क्रांति के बाद निरंकुशता को चुनौती देते हुए, यानी फ्रांसीसी क्रांति का जो मतलब है वो निरंकुशता को चुनौती देना। अब निरंकुशता को चुनौती किसको? सामंतवाद जो है, सामंतवाद, चर्च और राजतंत्र, राजा के सिस्टम को जो है पूरी तरह से एक चुनौती है, उसकी निरंकुशता को चुनौती है। अब इस निरंकुशता को चुनौती देते हुए फ्रांसीसी क्रांति जो है वो नए विचारों का को आगे बढ़ाती है, और जिसमें जो है राष्ट्रवाद एक इंपॉर्टेंट विचार है, जो सभी विचारों को जो है इकट्ठा बांधकर आगे बढ़ाता है। तो ये जो विचार हैं जो फ्रांसीसी क्रांति से चले, ये यूरोप के सभी देशों में पहुंचते हैं, और हर देश के अंदर जो है एक राष्ट्रवादी भावना उभरती है। और यही जो भावना है फ्रांसीसी क्रांति के बाद इटली के अंदर जो है राइजो ऑर्जिनमेंटो मूवमेंट के अनुसार, यानी कि फिर से उदय, रिवाइवल, इटली का रिवाइवल, यानी कि प्राचीन जो इतिहास है उसके ऊपर गौरव करना और इकट्ठे जो है भविष्य की कल्पना करना, ये एक आंदोलन जो है ये इटली के अंदर उभरता है। यानी राष्ट्रीय भावना का उदय जो है वो इटली के अंदर उभरना शुरू होता है, खासकर फ्रांसीसी क्रांति के बाद और नेपोलियन की विजयों के साथ। जैसे नेपोलियन के जो युद्ध हैं, यानी कि 1796 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक जो है इटली के ऊपर फ्रांस का कब्जा रहता है, नेपोलियन का कब्जा रहता है। अब नेपोलियन जो है वो फ्रांस को तीन हिस्सों में बांटता है। ये तीनों जो रंग देखो अलग अलग, यहाँ पर तीन हिस्सों में ये समूहीकरण करता है, और यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना करता है, सड़कों का, पुलों का निर्माण करता है। यानी एक प्रकार से एक राष्ट्रीय जो इटली है उसको एक राष्ट्रीय भावना बढ़ाता है। इसीलिए जो है नेपोलियन को इटली के अंदर जो है इटली के राष्ट्रवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, इटली के अंदर जो नेपोलियन है वो इटली को अपने उपनिवेश की तरह प्रयोग करना शुरू करता है, यहाँ के सोर्सेज का प्रयोग करता है वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। अब इससे क्या हो गया, जो इटली है उसका अपना एकीकरण तो हो रहा है, लेकिन वो अधीन हो रहा है किसके? फ्रांसीसी साम्राज्य के अधीन हो रहा है। इसलिए जो इटली का राष्ट्रवाद है वो उभर रहा है अधीनता के खिलाफ। जो फ्रांसीसी साम्राज्य है उसके खिलाफ इटली के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना उभरती है, और ये जो भावना है आगे बढ़ रही होती है। और इसी समय नेपोलियन की युद्धों में हार के बाद जो है वियना सम्मेलन होता है। वियना सम्मेलन जो है महत्वपूर्ण घटना है 1515 ईस्वी के अंदर यूरोप के अंदर। अब ये वियना सम्मेलन है फ्रांसीसी क्रांति द्वारा जो अ, उद्घोषित किया गया था, जो चीजों का प्रचार प्रसार किया गया था, अब उसको पलटना चाहते हैं। यानी ये प्रतिक्रियावादी सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य क्या है? राजतंत्र की रक्षा करना, पोप के अधिकारों की पुनर्स्थापना करना, और इटली के अंदर क्या कर रहे हैं? ये ऑस्ट्रिया के प्रभाव को स्थापित कर रहे हैं, और जो एक शक्तियों का संतुलन के सिद्धांत के आधार पर एक सार्डिनिया और पीडमांट का एक राज्य स्थापित कर रहे हैं। यानी कि जो नेपोलियन ने एक राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न किया था इटली के अंदर, वियना सम्मेलन फिर से इटली को जो है पुराने भागों में बांट देती है, और जो राज्य थे पुराने, वो सारे के सारे जो है वापिस जो है फ्रांसीसी क्रांति के समय के राज्यों में बदल देती है। तो क्या हो गया, जो राष्ट्रीय भावना पैदा हुई थी अब उसके ऊपर फिर से जो है राजतंत्र का, पोप का और राष्ट्रीय का प्रभाव जो है नियंत्रित कर दिया गया। लेकिन एक चीज जहां पर जो नहीं आई वो ये थी कि सार्डिनिया और पीडमोंट के राज्य को जो है
दूसरे राज्यों से शक्तिशाली बनाया गया। ये जो रियासत है, दूसरी रियासतों से जो मजबूत रियासत बनाई गई, ये इटली के एकीकरण को का नेतृत्व करती है। ऐसा ही जर्मनी में किया गया था। प्रशा को मजबूत किया गया और प्रशा के नेतृत्व में जो है जर्मनी का एकीकरण चलता है। तो विश्व के इतिहास में इटली का और जर्मनी का एकीकरण जो है वो साथ साथ चलता है। तो आज हम यहाँ पर हम इटली के एकीकरण की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया कि एकीकरण से पहले इटली एक देश नहीं है। अब वहां पे जो प्रमुख राज्य हैं वो इस प्रकार से विभाजित है। ये पीडमोंट और सार्डिनिया का राज्य यहाँ पे, टस्कनी, वेनिशिया और लोम्बार्डी का इलाका जो है ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में है। ये रोम है पोप, और ये पोप की रियासतें हैं। और ये दक्षिण के अंदर जो है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, नेपल्स और सिसिली, ये दो अलग से यहाँ पे बुर्बो वंश का शासन है। तो इटली जो है एकीकरण से पहले इस प्रकार से विभाजित है कि एकीकरण में बाधक तत्व क्या है। पहली बात क्या है कि इटली पर विदेशी प्रभाव है, विदेशी शासन है। कहां पर? लोम्बार्डी और वेनिशिया के अंदर ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष शासन है। इसके अलावा ये मोडेना है, ये टस्कनी है और ये परमा है। यहां पर इटली के राजवंश, ऑस्ट्रिया के राजवंश से संबंधित राजकुमार या राजकुमारी का शासन है। और पीडमांट और सार्डिनिया जो है ये दूरी पर है। अब यानी कि जो इटली है वो विभिन्न राज्यों में विभाजित है। और मध्य का जो इटली है, ये जो रेड मैप है, ये क्या है? ये पोप का राज्य है। यहाँ पर पोप का प्रभाव है और पोप को जो है फ्रांस का आश्रय प्राप्त है। तो आप इस से अंदाजा लगाएं कि जो इटली है उसके एकीकरण में तीन बाधाएं हैं। एक तो बाधा है ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के राजकुमार, उस वंश के शासक और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव इटली के उत्तरी के भाग में है। और जो पोप है ये मध्य भाग के ऊपर इसका अधिकार है, इसका प्रभाव है और इसको को फ्रांस का समर्थन प्राप्त है। और जो स्थानीय राजतंत्र है, जो बुर्बो वंश है दक्षिण इटली के अंदर, और जो सेवाई वंश है जो सीडमांट और पीडमांट और सार्डिनिया के अंदर, इनका शासन है। तो ये तीन बड़े दुश्मन है जो आज इटली के एकीकरण में बाधा है। और इस बाधाओं को पार करने में जो भूमिका निभाते हैं वो तीन नायक ने। मैजिनी, इसको राष्ट्रीय आंदोलन का जो है मसीहा कहा जाता है। 1805 में इसका जन्म और 1872 में इसकी मृत्यु है। काबूर जो है ये सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री है। और गैरीबाल्डी, ये तीन जो नेता हैं, तीन प्रमुख नायक जो हैं, ये इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसको इस प्रकार से कहा जाता है कि मैजिनी ने सपना दिया, काबूर ने रास्ता बनाया, गैरीबाल्डी ने जमीन जीती और विक्टर एम्यूनेल ये जो है ये सार्डिनिया पीडमांट का शासक है, इसने इटली बनाया। तो तीनों प्रमुख जो नायक हैं ये इटली के एकीकरण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब जो इटली के जो एकीकरण है इससे संबंधित विभिन्न मत उभरे। मतलब जो तीनों लोग हैं वो अलग अलग प्रकार से इटली का एकीकरण चाहते हैं। जैसे जो मैजिनी है और गैरीबाल्डी है, ये इटली में गणतंत्र बनाना चाहते हैं, गणतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। ये जो निरंकुश शासन है उसके खिलाफ है। और जो जियोबर्टी है ये क्या चाहता है कि पोप के अधीन जो सभी इटली के राज्य हैं उसके अधीन एक संघ बना ले। तो इटली का एकीकरण किसके अधीन पूरा हो? पोप के अधीन। इसके अलावा इटली के अंदर अनेकों क्रांतिकारी ग्रुप हैं, जो उदार राष्ट्रवादी हैं, जो गणतंत्रवादी हैं। नेपल्स और सिसिली के अंदर जिनके गुप्त संघ हैं, वो क्रांति के द्वारा इटली का एकीकरण चाहते हैं। और कुछ जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि पीडमांट यानी राजतंत्र ही रहे, राजतंत्र के में ही पीडमांट के राजा के नेतृत्व में जो है इटली का एकीकरण हो। हम देखेंगे आगे कि ये जो चारों प्रकार हैं ये इटली के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। और सफलता जो मिलती है वो किसको मिलती है? पीडमांट के शासक को सफलता मिलती है इटली का एकीकरण करने में। जो ये एकीकरण है वो एक चरण में नहीं हुआ। इटली का एकीकरण जो है वो विभिन्न चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण जो है वो 1820 से 1848। इसमें क्या हुआ
जो राष्ट्रवादी विचार है उसका प्रसार हो रहा है, राष्ट्रवाद का प्रचार हो रहा है। इसमें पूरे इटली के अंदर जो है राष्ट्रवादी भावना का प्रसार हो रहा है। जो द्वितीय चरण है ये राजनीतिक और कूटनीतिक चरण है, 1848 से लेकर 1869 तक। इसमें राजनीतिक और कूटनीतिक चरण इसको कहा जाता है। इसमें पीडवान के नेतृत्व में जो है विदेशी जो शक्तियां उनके साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बनाए गए। तृतीय चरण में जो है नेपोलियन, जो उसमें फ्रांस का शासक है, उसके सहयोग से जो है लोम्बार्डी की प्राप्ति हुई। और चौथा चरण जो है वो वेनिशिया की प्राप्ति, ऑस्ट्रिया को हराकर। और पांचवा चरण जो है रोम की प्राप्ति 1870, यानी कि 1820 से लेकर 1870 तक जो है जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया चली, जो विभिन्न चरणों द्वारा जो है वो पूरी हुई। अब इसका जो पहला चरण है विचारों और राष्ट्रवाद का चरण। अब इसमें क्या है, गुप्त संगठन बन रहे हैं। अब जो पहला जो गुप्त संगठन है वो है कार्बनरी का। कार्बनरी एक संगठन है। असल में ये जो संगठन है ये बना था कोयला की खदानों में काम करने वाले या कोयला झोंकने वालों की गुप्त संस्था थी। इसका उद्देश्य था विदेशियों को बाहर निकालना या वैधानिक और वैधानिक स्वतंत्रता स्थापित करना, यानी अधीनता के खिलाफ ये आंदोलन था। और इन्होंने अपना झंडा बनाया, काला लाल और नीला ये झंडा है। और ये जो झंडा है ये बड़ा लोकप्रिय हो गया था। बाद में इसमें अंदर सिर्फ कोयले की खानों में काम करने वाले लोग नहीं, इसके अलावा कुलीन वर्ग हैं, सैनिक हैं, किसान हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो इसके सदस्य बन गए। पूरे इटली के अंदर कार्बनरी संगठन की जो है वो सदस्य बने। इवन जो नेपोलियन है, जो फ्रांस का शासक है, वो भी इसका सदस्य है उस दौरान। तो ये क्या हो रहा है कि कार्बनरी एक गुप्त संगठन है, उद्देश्य है विदेशियों को बाहर निकालना। लेकिन इसकी ये सफल नहीं होता है। कारण क्या है, इसके उद्देश्यों में एक रूपता नहीं है और उसका नेतृत्व जो है प्रभावशाली नेतृत्व नहीं है। लेकिन ये पूरे इटली के अंदर संगठन बनाकर इटली के अंदर राष्ट्रवाद के प्रसार में अपना अपना भूमिका निभा रहा है। अब इसी दौरान जो है कुछ विद्रोह होते हैं, प्रारंभिक विद्रोह है। होता क्या कि 1820-21 के अंदर स्पेन में विद्रोह होता है। स्पेन में विद्रोह से प्रेरणा पाकर नेपल्स और पीडमांट की जनता, यहां पे ध्यान रखो शासक नहीं, वहां की जनता किसकी बात कर रही है, संविधान की मांग कर रही है। यानी कि जो राजतंत्र है उसकी निरंकुशता पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है ये नेपल्स और पीडमान की जनता। अब जब नेपल्स और पीडमान के अंदर विद्रोह चला, साथ साथ फिर जो है लोम्बार्डी के अंदर भी विद्रोह शुरू हो जाता है। इसी दौरान अगर अब हम देखेंगे कि एक व्यवस्था है मैटरनिक व्यवस्था। वियना सम्मेलन में जो प्रतिक्रियावादी शासन स्थापित हुआ था और उन्होंने चार देशों का एक जो ग्रुप बनाया था, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। उनका उद्देश्य था कि कहीं पर भी जो जो उदारवादी आंदोलन है या संविधान की मांग का आंदोलन है, जनता का जो आंदोलन है, उसको दबाया जाए। अब जो है ऑस्ट्रिया को इस विद्रोह को दबाने की कमान सौंपी जाती है लाइबेक के सम्मेलन के अंदर 1821 में। अब ऑस्ट्रिया की सेना वहां आती है और इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। यानी कि जो राजतंत्र है उसको सुरक्षित कर दिया जाता है, यानी संविधान की मांग को दबा दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, संविधान की मांग को दबाया जाता है लेकिन इटली में उतना ही उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन जो है प्रेरित होता है और वो आगे उसका प्रसार होता है। उसका आगे 30 के अंदर फ्रांस के अंदर फिर से क्रांति होगी। अब ये जो क्रांति थी फ्रांस के अंदर, उस वो थी वहां के जो कट्टर राजतंत्रवादी ग्रुप है और क्रांतिकारी ग्रुप, उदारवादी ग्रुप, उनके बीच में संघर्ष था। चार्ल्स दशम जो है वो कट्टर राजतंत्रवादी व्यवस्था का प्रतीक था, तो उसके खिलाफ ये क्रांति हुई। चार्ल्स दशम को गद्दी छोड़नी पड़ी, उसकी जगह जो है लुई फिलिप जो है गद्दी पर बैठा। अब फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा पाकर फिर से इटली के अंदर नागरिक विद्रोह शुरू हो गए। लोगों ने, जनता ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। उन्होंने उत्तरी और मध्य इटली के अंदर जो है एकीकृत गणराज्य स्थापित किए और परंतु ये असफल रहे। और मैजिनी जो है इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था वो अब इटली को छोड़कर यूरोप के देश की तरफ चला गया, फिर इटली को प्लान कर गया। पोप की जो रियासतें वहां पर भी उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं।
परमा और मेडोना के जो शासक है उनको भगा दिया गया। ऑस्ट्रिया ने फिर सीधे कार्रवाई की और विद्रोह को कुचल दिया। और जिन शासकों को भगाया गया था उन शासकों को फिर से सिंहासन पर बैठा दिया। यानी कि ऑस्ट्रिया ने 2 बार इटली के राष्ट्रीय आंदोलन को दबा दिया। लेकिन राष्ट्रवादी भावनाएं दब नहीं रही है। और नेताओं को यह पता लग गया कि जो है इटली के रास्ते में ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ी बाधा है। और इस बाधा को दूर किए बगैर जो है इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। इटली के अंदर उदारवादी और गणतंत्र शासन स्थापित नहीं हो सकता। होता क्या है कि जब क्रांति हो रही है तो उस समय वो कार्बोनरी का सदस्य है और उसको बंदी बनाकर जो है सेवरोना के दुर्ग में भेज दिया जाता है और बाद में उसको निष्कासित कर दिया जाता है। अब वहां वो फ्रांस के अंदर एक ग्रुप बनाता है, ला योविने इटालिया। इसको युवा इटली बोलते हैं हिंदी के अंदर, यंग इटली इंग्लिश के अंदर। इस नाम संस्था की स्थापना करती है। अब ये जो संस्था है ये धीरे धीरे कार्बनरी जो संस्था उसका स्थान ले लेती है, बड़ी पॉपुलर हो जाती है जी। अब आप देखो कि 1833 में इसके 60,000 सदस्य हैं पूरे इटली के अंदर। और 1837 के अंदर जो है मैजनी फ्रांस से लंदन चला जाता है और वहां से जो है वो जो राष्ट्रीय भावना इटली के अंदर उसके विकास और प्रसार में मुख्य भूमिका निभाता है। अब इसने क्या किया, जो एक स्वप्न की बात हमने की थी, मैजिनी ने एक सुसंगठित और शक्तिशाली देश का स्वप्न पैदा किया। उसने जो इटली था उसको प्राचीन काल से जोड़ा और उसने उसकी सीमाओं का नक्शा तैयार किया। यानी कि जो इटली है उसको प्राचीन जो समय है, जो उसका रोमन साम्राज्य की बात थी, उसके प्राचीन गौरव से उसने उसका परिचय कराया। देश प्रेम की भावना जो है उसने जगाई। जब 1848 को क्रांतियां हो रही है यूरोप के अंदर, 1848 जो है यूरोप के अंदर क्रांतियों का वर्ष है, वो इटली लौटता है और रोम के अंदर और टस्कनी के अंदर जो है वो गणतंत्र की स्थापना करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। जोसेफ मैजेनी जो है वो 3 नारे देता है। क्या? परमात्मा विश्वास रखो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो। ये उसके 3 नारे हैं। अब उसने जो अपने उद्देश्य थे वो स्पष्ट कर दिए। क्या? इटली की एकता करनी है और उसको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। यानी कि इटली की एकता भी करनी है और उसके लोगों को निरंकुश शासन से मुक्ति भी दिलवानी है। यानी समानता, स्वतंत्रता, जन कल्याण के पर आधार पर जो है राज्य की स्थापना करना। अब ये जो उद्देश्य थे वो बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य थे कार्बोनरी की तुलना में। अब उसके संगठन के अंदर बड़ी संख्या में नौजवान शामिल हो रहे हैं जिनमें देशभक्ति का जोश है और जो इटली की एकता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इन नौजवानों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और स्थान स्थान पर उनकी शाखाएं खोली जा रही हैं। यानी इटली की एकता के लिए, उसकी स्वाधीनता के लिए एक शक्तिशाली जनमत तैयार हो रहे हैं, लोग तैयार हो रहे हैं इटली की एकता के लिए। यानी कि जो इटली का स्वतंत्रता संग्राम है वो मैजिनी के नेतृत्व में नए युग में पहुंच गया। अब लगने लगा कि इटली का एकीकरण जो है वो संभव है। ये हो सकता है कि इटली का एकीकरण संभव हो। अब जो 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 मैजिनी की संस्था, ये गुप्त संस्था थी, इसको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की इजाजत नहीं थी क्योंकि ये निरंकुशता के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ बात कर रही है, गणतंत्र बनाने की बात कर रही है। इसलिए जो इटली के अंदर राजतंत्र है और जो ऑस्ट्रिया के शासक या मैटरनिक व्यवस्था उसको स्वतंत्रता पूर्ण काम करने की इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन जो कार्बोनरी जो संस्था थी वो एक अस्पष्ट विचारों वाली थी और जो युवा इटली थी वो एक स्पष्ट विचारों वाली संस्था थी और दोनों ही गुप्त संगठन थे। तो एक प्रयास तो जो है जनता को लामबंद करके कार्बोनरी और युवा इटली पर रही है और दूसरी तरफ जो है जो उदार राजतंत्रवादी है वो भी क्या चाहते हैं, इटली का एकीकरण चाहते हैं। लेकिन वो क्या चाहते हैं, सार्डिनिया पीडमोंट के नेतृत्व में ये एकीकरण हो। यानी कि जो चार्ल्स एल्बर्ट उसका शासक है वो इटली को स्वतंत्र कराने में भूमिका निभाए और वो इटली को विदेशी शक्तियों से मुक्त करवाए। यानी इटली को मुक्त करवाकर विदेशी शासन से एक संयुक्त इटली की स्थापना की जाए। लेकिन उसका नेतृत्व कौन करे? चार्ल्स एल्बर्ट या सार्डिनिया पीडमॉन्ट का शासक उसका नेतृत्व करे। और दूसरी तरफ पोप भी कोशिश कर रहा है। पोप ग्रेगोरी 16वें की मृत्यु हो गई तो पायस नवम पोप बनता है। अब वो जो है, जो हालात बन रहे हैं नए फ्रांसीसी क्रांति के बाद,
तो वह उसके साथ चल रहा है, वह दयालु है, उदार प्रवृत्ति का है, और उसका उद्देश्य है कि उदारवादी शासन की व्यवस्था करना। यानी इसका प्रभाव जो है दूसरे प्रदेशों में भी पड़ना शुरू हुआ। जब ये पायस नोम ऐसा कर रहा है, तो मेटरनिक जो है वो डर गया, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ये डर गया। उसने जो है पोप पर दबाव डालने की कोशिश की। पोप ने उसको स्वीकार नहीं किया। सार्डिनिया के शासक ने पोप की सहायता के लिए सेना भेज दी। इससे क्या होगा कि सार्डिनिया और पोप अगर इकट्ठे हो गए तो ये एक डर का माहौल हो गया। कैथोलिक जगत ने क्या किया, जो पोप का अपनी ओर उसने अपना ध्यान आकर्षित किया, और इससे क्या होगा कि मेटरनिक डर गया और उसने अपनी सेना हटा ली। तो पोप भी जो है वो इटली के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाना चाह रहा है। यानी तीनों चीजें जो हैं, पोप, सार्डिनिया पीडमोंट का शासक, और उदारवादी जो गणतंत्रवादी हैं जनता के नेतृत्व में, यानी तीनों शक्तियां जो हैं वो इटली का एकीकरण करना चाहती हैं। अब 1848 क्या है, ये क्रांतियों का वर्ष है। 1848, इस दौरान जो क्या है, फ्रांस के अंदर गणतंत्र की स्थापना होती है, और लुई नेपोलियन बोनापार्ट, जो नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा है, वो चुनाव जीतता है और शासन प्रमुख बनता है। और इसी वर्ष जो है, जो मैटरनिक व्यवस्था उसका अंत हो जाता है। मैटरनिक को जो है, ऑस्ट्रिया के अंदर जो क्रांति होती है, तो ऑस्ट्रिया को छोड़कर जाओ, उसको वहां से भागना पड़ता है। तो मैटरनिक व्यवस्था का अंत हो जाता है। यानी 1848 क्रांतियों का वर्ष है। एक तरफ गणतंत्र बन रहा है और दूसरी तरफ जो है मैटरनिक को छोड़कर जाना पड़ रहा है। यानी नागरिक विद्रोह हो रहे हैं इस दौरान। अब जो ये नागरिक विद्रोह हो रहे हैं, इस दौरान इटली पर इसका फर्क पड़ रहा है। 1848 की जो क्रांतियां हैं, इसका इटली के राष्ट्रीय आंदोलन को फर्क पड़ रहा है। पहला क्या हो रहा है कि जब फ्रांस के अंदर गणतंत्र स्थापित हो रहा है, तो जो गणतंत्र चाहने वाले शक्तियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। नेपल्स और सिसिली में के जो राज्य हैं, वहां पे सुधारवादी नेता जो है विद्रोह कर देते हैं और संविधान की मांग करते हैं कि संविधान बनाया जाए। नेपल्स का जो शासक है फर्डिनेंड द्वितीय है, उसको उदारवादी शासन स्वीकार करना पड़ता है यहाँ पर, और वो यहाँ पर जो है नेशनल कमेटियां बनाता है जो शासन को चलाएंगी। इसके बाद जो पीडमोंट के अंदर, टस्कनी के अंदर और पोप के राज्यों के अंदर भी संविधान की मांग बढ़ने लगती है। मार्च 1848 तक जो है, इन राज्यों में जो राजा हैं वो संविधान को मान्यता दे देते हैं और वैधानिक राजतंत्र की स्थापित हो जाता है यहाँ पर। अब मैटरनिक के भागने के बाद लोग और जोश से बढ़ जाते हैं। अब उनकी कोशिश होती है कि जो इटली है वहां से ऑस्ट्रिया के शासन को समाप्त कर दिया जाए। मिलान के अंदर विद्रोह हो गया, वहां पर तमाकू दंगे शुरू हो गए मिलान के अंदर। अब जो वेनिस है वहां पर भी ऑस्ट्रिया का शासन खत्म कर दिया गया, वहां पे गणतंत्र स्थापित कर दिया गया। परमा और मेडोनिया के शासक भी भाग गए। अब आप देखो, इस प्रकार लग रहा है कि इटली का एकीकरण जो है अब हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरफ जो से है जनता ने राजतंत्र वाली शक्तियों को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, उनको हरा दिया, भगा दिया है। 1848 के अंदर जो है सार्डिनिया जो है मौका देखता है इसको, वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। अब जो जो इटली का राष्ट्रीय आंदोलन है, अब वो युद्ध के चरण में पहुंच जाता है। पहले क्या हो रहा है, सिर्फ विद्रोह हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। अब सार्डिनिया के नेतृत्व में युद्ध ऑस्ट्रिया के खिलाफ शुरू होता है। अब जब ये युद्ध हो रहा है, तो सार्डिनिया के शासक को जो है नेपल्स का शासक फर्डिनेंड और पोप भी जो है उसका साथ दे रहे हैं। अब ऑस्ट्रिया की हार हो रही है, लेकिन अभी ऑस्ट्रिया की हार अभी हो रही है, अभी निर्णायक युद्ध युद्ध नहीं हुआ है। तो पोप जो है वो कैथोलिक के डर से जो है पीछे हट जाता है। फर्डिनेंड भी अपनी सेना हटा लेता है और चार्ल्स जो है वो अकेला रह जाता है सार्डिनिया का शासक। अब ऑस्ट्रिया जो है फिर से हावी हो जाता है, वो पुनः लोम्बार्डी और वेनेशिया पर अधिकार कर लेता है। इसी दौरान जो है मैजिनी इटली लौट के आता है। क्रांति के दौरान वो राजतंत्रवादियों की जो असफलता है उसके बाद जो है वो नेतृत्व संभालता है, वो गणतंत्रवाद जो है उनका नेतृत्व संभाल लेता है। और 1849 के अंदर जो है मैजिनी जो है रोम में गणतंत्र की स्थापना कर देता है, पोप का साम्राज्य को समाप्त कर देता है। टस्कनी में भी गणतंत्र स्थापित हो जाता है, वहां के शासक लियोपोल्ड को भागना पड़ता है। अब पीडमॉन्ट का शासक जो है वो गणतंत्रवादियों के सहयोग से
ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है, लेकिन 23 मार्च 1849 को उसकी भी हार हो जाती है। अब इस हार के बाद चार्लस ने गद्दी छोड़ दी और उसका बेटा जो है विक्टर एमेनुअल द्वितीय, वो गद्दी पर बैठता है, पीडमोंट का शासक बनता है। अब ऑस्ट्रिया के साथ संधि होती है। लोम्बार्डी पर जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया जाता है। टस्कनी पर जो है लियोपोल्ड का अधिकार मान लिया जाता है। लुई नेपोलियन के सहयोग से पोप को फिर से राज्य बना दे दिया जाता है और वेनिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो जाता है, यानी ऑस्ट्रिया फिर से इटली पर छा जाता है। अब फिर मैदिनी और गैरीबाल्डी को इटली छोड़कर भागना पड़ता है, यानी कि जो प्रथम चरण का राष्ट्रवादी आंदोलन है वो असफल रहता है, वो विफल हो जाता है। अब पीडमांट के अंदर जो है नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है और द्वितीय चरण शुरू होता है। विक्टर एमेनुअल द्वितीय और काबूल इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस चरण को हम राजनीतिक और कूटनीतिक चरण बोल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में जो संधि हुई थी, संसद उसको स्वीकार नहीं करती है। अब विक्टर फिर से चुनाव कराता है, नई संसद चुनी जाती है और वो संधि को स्वीकृति दे देती है। और इसके बाद जो है इटली के एकीकरण के प्रयास शुरू होते हैं। अभी कोई निश्चित योजना नहीं है किसी के पास, लेकिन दोनों मिलकर जो है इटली के एकीकरण को संभव बनाते हैं। अब 1852 के अंदर जो है काबूल को इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अब इटली के इतिहास में नई शुरुआत होती है, एक नया चरण पहुंचता है यहाँ पर। ये बात क्या होती है, काबूल इस बात को मानता है कि कि इटली का एकीकरण जो है वो सार्डिनिया के नेतृत्व में ही संभव है। अब जो अगर सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण करना है तो उसके लिए ऑस्ट्रिया से मुक्ति आवश्यक है, और ऑस्ट्रिया से मुक्ति तभी हो सकती है अगर विदेशी सहायता प्राप्त हो। इसीलिए कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयोग किया जाता है। कावूर यह मानता है कि इटली को जो है तभी हम एकीकरण कर सकते हैं अगर सार्डिनिया जो है आर्थिक और सैनिक दृष्टि से मजबूत होगा, और उसने इसी नीति का पालन किया। तो उसने क्या किया, गृह नीति अपनी शुरू की कि पीडमांट को जो है आधुनिक किया जाए। काबुल ने आर्थिक उन्नति के जो है विशेष प्रयत्न किए, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया ताकि व्यापार वाणिज्य का विकास हो। वो ये देख रहा था कि फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो अपने व्यापार और वाणिज्य के विकास के बल पर जो है वो आर्थिक उन्नति कर रहे हैं, और आर्थिक उन्नति से जो है वो मजबूत हो रहे हैं। इसके लिए उसने यातायात के साधनों का विकास किया, जो आधुनिक वाणिज्य संस्थाएं हैं, बैंकों आदि की स्थापना की। कृषि की उन्नति के लिए उसने विभिन्न संस्थाएं स्थापित की। जो चर्च की जमीन है उसके ऊपर उसने टैक्स लगा दिया, और चर्च को जो है उसने राजनीतिक नियंत्रण में लेने की कोशिश की। चर्च के विशेषाधिकार छीन लिया उसने। उसने सेना की ओर भी ध्यान दिया। 90,000 सैनिकों की सुसज्जित सेना। अब बात देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए 90,000, जो पीडमोंट और सार्डिनिया की जो पॉपुलेशन है 50 लाख, 50 लाख की आबादी में से 90,000 जो है सैनिक तैयार किए गए, दुर्ग बनवाए गए, और जल सेना की तरफ भी ध्यान दिया गया। अब पीडमोंट जो है धीरे धीरे एक समृद्ध, आदर्श और सुदृढ़ राज्य बन गया। अब जो है वो इटली का एकीकरण का प्रयास कर सकता था, और इटली के एकीकरण चाहने वाले लोगों का जो वो नेतृत्व भी कर सकता था। अब काबुल की जो विदेश नीति है, क्योंकि वो इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को प्रमुख बाधा मानता था, अब वो विदेशी सहायता की उसको आवश्यकता थी। वो उनकी तलाश में था किससे वो सहायता ले। अब दो ही लोग थे जो उसकी सहायता कर सकते थे, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन से उसको सक्रिय सहयोग की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसको फ्रांस के शासक नेपोलियन से जो उम्मीद थी कि वो उसकी सहायता कर सकता है। अब उसने जो है इसी दौरान जो क्रीमिया का युद्ध हुआ 1853 ईस्वी के अंदर, क्रीमिया जो है ये पेनिनसुला है, ये इसके लिए जो है तुर्की और रूस के बीच में युद्ध होता है यहाँ पर। अब जो ब्रिटेन फ्रांस जो है वो तुर्की के समर्थन में है। अब काबूल ने इसको मौका माना, यहाँ पे सब पीडमान का शासक इसको मौका माना और 18,000 की सेना उसने जो है अप्रैल 1854 में जो है क्रीमिया पहुंचा दी, फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की के समर्थन में। अब पूरी समस्या में उसकी कोई रुचि नहीं आई, लेकिन फिर भी वो इसमें शामिल हुआ क्योंकि वो अपनी गिनती यूरोपीय देशों के साथ करना चाहता था, उनके साथ वो कूटनीतिक संबंध बनाना चाहता था। अब वो चाहता था कि कोई यूरोपीय शक्ति उसका दोस्त बने। अब जो क्रीमिया युद्ध के बाद पेरिस के अंदर जो सम्मेलन होता है,
उस सम्मेलन के अंदर जो है सार्डिनिया को बुलाया जाता है। और सार्डिनिया जो है अब यूरोप के मामलों में बराबर का भाग ले रहा है, उसको अवसर मिल रहा है। अब वो वहां जाकर पूर्वी समस्या को डिस्कस नहीं कर रहा है, वो वहां जाकर फ्रांस और इटली, ब्रिटेन के सामने इटली की समस्या को डिस्कस कर रहा है। उसने क्या किया, जो इटली का प्रश्न है उसको यूरोपीय प्रश्न में बदल दिया। अब इसे दो काम हुए, एक तो प्रश्न यूरोपीय हो गया और सार्डिनिया पीडमान की जो है संपूर्ण इटली में प्रतिष्ठा भी बन गई और यूरोप के अंदर उसका उसके दोस्त भी बनने शुरू हो गए। अब काबूल जो है उसके लिए ये अच्छा मौका था। अब उसने क्या किया, जो जो ऑस्ट्रिया को इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा, ऑस्ट्रिया ने जो इटली के क्षेत्र थे उनके ऊपर अपनी कठोरता को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब जो है इटली के एकीकरण का तीसरा चरण शुरू होता है। अब इस चरण के अंदर जो है काबूल नेपोलियन का सहयोग लेने में कामयाब होता है और उसको लोम्बार्डी की प्राप्ति होती है। होता इस प्रकार है, ये शुरुआत होती है आर्सिनी कांड से। आर्सिनी एक व्यक्ति है जो मैजिनी का शिष्य है और वो नेपोलियन की हत्या करने का प्रयास करता है। अब इससे क्या होगा कि फ्रांस और पीडमोंट यानी पेरिस फ्रांस की राजधानी और ट्यूरिन जो है पीडमोंट की राजधानी, उन्हें तनाव आ जाता है। काबूल जो है वो फ्रांस को नाराज नहीं करना चाहता था, उसको वहीं से जो है सहायता की आशा थी। तो उसने क्या किया, एक तो आर्सिनी की आलोचना की उसने, और दूसरा नेपोलियन की इच्छा अनुसार जो से समाचार पत्र जो गणतंत्रवादी विचारों का प्रचार कर रहे थे उनके ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। इससे लगा कि जो काबूल है वो नेपोलियन का सहयोगी है, वो मैजिनी या आर्सिनी का समर्थक नहीं है। अब जो कोलंबियस एक जगह है वहां पर नेपोलियन जो है वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आता है। ये सार्डिनिया की सीमा पर है। काबूल जो है बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के कोलंबियस में पहुंच जाता है। अब दोनों के बीच यहां समझौता होता है। समझौता क्या है, नेपोलियन वचन देता है कि ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के लिए वो सार्डिनिया की सहायता करेगा और फ्रांस जो है उसको 2 लाख सैनिक देगा। अब ये छोटी बात नहीं है। अब ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया और जो कुछ अन्य भाग हैं वो सार्डिनिया के राज्य में शामिल किए जाएंगे। अब नेपोलियन की सहायता के बदले में उसको क्या दिया जाएगा, सेवाई और नीस के प्लेस दिए जाएंगे, स्थान दिए जाएंगे और अम्ब्रिया और टस्कनी को मिलाकर जो है वो नया राज्य बनाया जाएगा और प्रिंस जेरोम बोनापार्ट को जो उसका शासक बनाया जाएगा। नेपल्स, सिसिली और पोप के राज्यों को वैसा ही रखा जाएगा जैसे वो पहले, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। फ्रांस और सार्डिनिया की मित्रता को मजबूत रखने के लिए जो विक्टर एमेनुअल है उसकी पुत्री जो है क्लेथिडे, उसका विवाह जो है नेपोलियन के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट के साथ किया जाएगा, जो जिसको जो है शासक बनाया जाएगा अब्रिया और टस्कनी को मिलाकर नए राज्य का। तो ये कोलंबियस समझौता होता है फ्रांस और पीडमान के बीच में। अब काबूल को यह मालूम था कि ऑस्ट्रिया को बाहर धकेलने के लिए विदेशी सहायता की जरूरत है, इसलिए वो उसकी कोई भी कीमत अदा करने को तैयार था। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस पर अंकुश बनाए रखने के लिए जो है वो ऑस्ट्रिया को मजबूत रखना चाहता। ये दूसरा पक्ष आ गया कि जो ब्रिटेन है वो कुछ और चाह रहा है। ब्रिटेन चाहता था कि ऑस्ट्रिया मजबूत बना रहे ताकि फ्रांस और रूस के ऊपर जो उसका अंकुश रहे। अब जो नेपोलियन तृतीय है वो इटली के एकीकरण में रुचि पहले से रखता है, क्योंकि वो कार्बोनरी संस्था का कम सदस्य रह चुका था, वो इटली के राष्ट्रीय संघर्ष में भाग ले चुका था। अब जो सार्डिनिया की सहायता से इटली से जो है ऑस्ट्रिया को बाहर निकाल कर जो है प्रयास किया जाए शुरू हुआ ताकि वो अपना बदला ले सके जो नेपोलियन, और उसको 2 नीस और सेवाई प्रदेश भी प्राप्त होने थे। अब नेपोलियन को लगता था कि इस नीति से जो फ्रांस का गौरव बढ़ेगा कि उसके जो प्रभाव है 2 नए क्षेत्र भी आएंगे, उसका प्रभाव इटली के क्षेत्रों में भी बढ़ेगा। अब ऑस्ट्रेलिया और सार्डिनिया के बीच में युद्ध होना की संभावना बन जाती है। काबूल चाहता है कि अब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हो। अब इसलिए वो ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए उकसाना शुरू करता है। उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के जो मस और फरारा के इलाके वहां पे विद्रोह करवाता है। इससे स्थिति क्या होगी, तनावपूर्ण हो जाती है। अब दोनों देश जो हैं वो युद्ध की तैयारी कर देते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस चाहता है कि कोई इसका हल निकले।
वो सार्डिनिया की सेनाओं को जो है वो प्रेशर बनाता है ताकि वो अपनी सेनाएं वापस बुला ले। जो सार्डिनिया अपनी सेनाओं को वापस बुला लेता है, लेकिन ऑस्ट्रिया चाहता है कि सार्डिनिया जो है अपनी सेना को खत्म करे, उसको कमजोर कम करे, नहीं तो उसको ऊपर युद्ध छेड़ा जाएगा। अब काबूल खुश हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो युद्ध चाहता था। 23 अप्रैल को अल्टीमेटम, और उसके बाद 29 अप्रैल को ऑस्ट्रिया की सेना सार्डिनिया में प्रवेश करती है और युद्ध शुरू हो जाता है। विक्टर जो है खुद सेना का नेतृत्व करता है। ऑस्ट्रिया जो है एक आक्रामक देश के रूप में उसको पेश किया जाता है। फ्रांस भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर देता है कोलंबियर्स की संधि के अनुसार। तो क्या हो गया? ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध शुरू होता है, और जो सार्डिनिया के समर्थन में फ्रांस आ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण स्टेप आता है इसमें। अब जो संयुक्त सेना है उसका ऑस्ट्रिया की सेना सामना नहीं कर पाती है, उसकी हार होती है। अब उसे लोम्बार्डी छोड़ना पड़ता है। वेनिशिया पर की तरफ सेना बढ़ती है, लेकिन वेनिशिया की विजय से पहले ही फ्रांस युद्ध बंद करने की घोषणा कर देता है। अब इसका क्या कारण थे कि वो वापस क्यों गया? होता यह है कि ये मुख्य जो युद्ध है वो फ्रांस ही लड़ रहा था, इसलिए उसको काफी हानि उठानी पड़ी थी। फ्रांस को लगा कि जो जो दक्षिण का उसकी सीमा पर जो है एक शक्तिशाली देश बन जाएगा, जो पीडमार्ट जो है वो शक्तिशाली हो जाएगा। और वियना सम्मेलन भी यही चाह रहा था कि पीडमार्ट को एक शक्तिशाली देश बनाया जाए। अब उसने और शक्तिशाली हो जाना था। और जो रोमन कैथोलिक लोग हैं वो सार्डिनिया के शक्तिशाली होने पर पोप के लिए खतरा मान रहे थे। अब प्रशा जो है वो भी जो है ऑस्ट्रिया के पक्ष में सेना भेजने को तैयारी कर रहा था। अब जो है इन सब परिणामों से जो है फ्रांस ने युद्ध को है बंद करने की घोषणा कर दी। विला फ्रेंका की संधि होती है। लोम्बार्डी जो है वो सार्डिनिया को दे दिया जाता है, और वेनेशिया जो है ऑस्ट्रिया के पास ही बना रहता है। जो मध्य इटली के इलाके थे, परमा, मोडेना, टस्कनी, वो वहां के शासकों को वापस सत्ता दे दी जाती है। पोप के अधिकार में इटली का एक जो है संघ बनाया जा ये होता है, घोषणा होती है कि पोप के अधिकार में इटली का एक संघ बनाया जाएगा। वेनिशिया भी उसका सदस्य होगा। अब जो काबूल की उम्मीदें थी उसके ऊपर क्या हो गया? पानी फिर गया। अब फ्रांस जो है वो अब इससे क्या हुआ? काबूल की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने फ्रांस के बगैर युद्ध जारी रखना चाहा, लेकिन विक्टर नहीं माना। विक्टर जो है इस संधि से निराश था। काबूल ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन फिर भी एकीकरण की दिशा में जो है कदम आगे आगे बढ़े। अब जब ये युद्ध चल रहा है तो सारे इटली के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फैली हुई है। मध्य इटली की जनता ने अपने अपने शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। परमा, मोडेना, टस्कनी के शासकों को हटा दिया गया था। यहाँ पर जो नेशनल कमेटी है पहले काम कर रही थी। अब जनता ने बोलोगना और रोमागना के जो पोप के प्रतिनिधि उनको निकाल दिया। इन स्थानों पर जो अस्थायी सरकारों का गठन कर लिया गया था। यहाँ के जो देशभक्त थे उन्होंने विशाल सेना की व्यवस्था कर ली थी। अब इन्होंने प्रस्ताव पास करके सार्डिनिया से मिलने की घोषणा कर दी थी। ब्रिटेन ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी और घोषणा की थी कि इटली वासी अपने मामले खुद तय करेंगे। अब ऑस्ट्रिया और प्रशा चाहते थे कि जो मध्य इटली के इलाके हैं वो पुराने शासकों को दे दिए जाए। अब इस बीच जो है काबूल फिर से प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गया, और उसने फ्रांस को नीस और सेवाए का लालच दिया। अब नेपोलियन इसको पहले ही प्राप्त करना चाहता था। तो मार्च 1860 के अंदर जो है मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह करवाया गया। यह पहला प्रयोग था यूरोप की हिस्ट्री के अंदर। परमा, मोडेना, टस्कनी, बोलोगना, पियाकेंजा, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ सार्डिनिया के साथ मिलने का निर्णय किया। नीस और स्वाई की जो जनता उन्होंने फ्रांस के साथ मिलने का प्रयास किया। और जो नीस है ये गैरीबाल्डी की जन्मभूमि थी। अब उसे बड़ा धक्का लगा। उसने काबूल की आलोचना की। उसने कहा कि तुमने तो मेरी मातृभूमि को ही विदेशी बना दिया। अब वेनिशिया को छोड़कर सारा जो उत्तरी इटली है उसका एकीकरण हो चुका था। अब नेपल्स, सिसिली, रोम और वेनिशिया अभी बाहर थे। बाकी इटली का एकीकरण हो चुका था। उत्तरी इटली की घटनाओं का प्रभाव जो है वो नेपल्स और सिसिली पर भी पड़ रहा था। यहां पर भी जो है 1859 में नेपल्स और सिसिली के शासक की मृत्यु होगी, फर्डिनेंड द्वितीय की, और उसका बेटा जो है फ्रांसिस द्वितीय गद्दी पर बैठा।
ये विदेशी वंश का शासक था, बुर्बो वंश के शासक थे ये। जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था और नेशनल सोसाइटी, नेशनल कमेटी यहां पर तेजी से प्रचार कर रही थी। मैजिनी ने भी इस विद्रोह को प्रोत्साहन दिया, परंतु जो ये विद्रोह है इसको सफल बनाने का काम किसने किया? गैरीबाल्दी। सिसिली के अंदर विद्रोह हो गया, तो गैरी उन्होंने, जो यहाँ के देशभक्त थे, उन्होंने गैरीबाल्दी को प्रार्थना की कि वह उनका नेतृत्व करे। अब 4 अप्रैल 1860 को मसीना के निकट विद्रोह हो गया। फ्रांसीसी सेनाओं ने इसे दबा दिया। इसके बाद जो गैरीबाल्डी है वो सिसिली की विद्रोहियों की सहायता के लिए तैयार हो गया। काबूल भी सिसिली वालों की सहायता करना चाहता था, लेकिन वो अंतरराष्ट्रीय नियमों से बंधा हुआ था। उसने गुप्त रूप से सिसिली और गैरीबाल्डी की सहायता की। 5 मई 1860 को गैरीबाल्डी 1000 लाल कुर्ती वाले अपने स्वयं सेवकों को लेकर जेनेवा से सिसिली की ओर बढ़ा। 11 मई को वह सिसिली द्वीप के पश्चिमी किनारे मार्सला पर पहुंचा। बाहर जो ब्रिटेन की सेना है उस उसकी सहायता की। 15 मई को जो है कैल्टाफीमी नामक स्थान पर नेपल्स की सेना को से हराया। जून तक जो है सिसिली पर गैरीबाल्डी का अधिकार हो गया। 1 महीने का समय लगा। उसने खुद को जो है सिसिली का शासक घोषित कर दिया। अब काबूल के सामने समस्या पैदा हो गई। अब उसे यह डर हो गया कि गैरीबाल्डी मैजिनी के प्रभाव में आके कहीं गणतंत्र घोषित ना कर दे, और उसका दूसरा डर था कि गैरीबाल्डी नेपल्स पर आक्रमण करके पोप की रियासतों की तरफ बढ़ेगा, जिससे फ्रांस को दखल करने का मौका मिलेगा। और जो काबूल है वो फ्रांस को का विरोध लेने को तैयार नहीं था। अब काबूल अपनी तैयारियां करने शुरू करता है। उसने जो है गणतंत्र के खिलाफ बहुमत तैयार करने के लिए कुछ लोगों को नेपल्स में भेजा। उसने जो नेपल्स के जहाजी बेड़े थे उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की। अब नेपल्स पर जो है गैरीबाल्डी का अधिकार हो गया 1860 को। यहाँ की जनता पहले ही गैरीबाल्डी के साथ थी। जनता का मनोबल भी ऊंचा था। अब उसके सामने 1 लाख की सेना थी और विरोधी सैनिक जो है वो गैरीबाल्डी की सेना में मिलने लगे। फ्रांस जो है गैरीबाल्डी को रोकना चाहता था, परंतु उसको ब्रिटेन ने समर्थन नहीं किया। अब फ्रांसीसी द्वितीय, जो नेपल्स का शासक था, उसने गैरीबाल्डी को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। उसके सेनापति उसके विरोधी हो गए। अब शासक जो है नेपल्स को छोड़कर गेटा भाग गया। गैरीबाल्डी ने खुद को नेपल्स का शासक घोषित किया और लोगों ने गैरीबाल्डी का शानदार स्वागत किया। यानी कि जो दक्षिणी का इलाका है सिसिली और नेपल्स, वो अब गैरीबाल्डी के कब्जे में आ गए। अब एक नई समस्या खड़ी होगी। अब जो सिसिली और नेपल्स के इलाके जब गैरीबाल्डी के समर्थन में आ गए, तो अब गैरीबाल्डी ने यह घोषणा की कि वो वेनिशिया और रोम पर आक्रमण करेगा। अब काबूल जो है वो, अब उसकी स्थिति जटिल हो गई। काबूल जो है वो नेपोलियन को विश्वास में लेकर पोप की रियासतों पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढने लगा कि जो रोम को छोड़कर बाकी जो पोप की रियासतें हैं उनके ऊपर जो है वो अपना अधिकार कर ले। काबूल ने जो है 1860 के ऊपर जो पोप पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ काबूल जो है वो रोम की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ गैरीबाल्डी भी रोम की तरफ बढ़ रहा था। अब गैरीबाल्डी के रास्ते में नेपल्स की सेनाओं ने उसका रास्ता रोक दिया, उसे देर हो गई। इसका लाभ जो है काबूल ने उठाया। अब काबूल ने क्या किया? इटली की संसद के निर्णय के अनुसार नेपल्स, सिसिली, पोप की रियासतों में जनमत संग्रह करवाया और सभी ने उत्तरी इटली में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। अब इससे काबूल की स्थिति क्या हो गई? मजबूत हो गई। और उधर जो है गैरीबाल्डी जो है फ्रांसीसी जित्या के अधीन के गेटा और कैपुआ की किलों पर अधिकार करने में कामयाब नहीं हुआ। अब उसे विश्वास हो गया कि इटली की सेना के बिना वह सफल नहीं हो सकता। अब इधर जो है विक्टर एमेनुअल जो है वो स्वयं सेना लेकर नेपल्स की ओर बढ़ा और टियानो नामक स्थान पर गैरीबाल्डी और एमेनुअल के बीच में भेंट हुई। गैरीबाल्डी ने उसको इटली का शासक स्वीकार किया। इसके पश्चात गैरीबाल्डी ने अपनी सेना और समस्त अधिकार इटली के शासक को समर्पित कर दिए। विक्टर ने 7 नवंबर 1860 को गैरीबाल्डी के साथ नेपल्स में प्रवेश किया। इसके बाद नेपल्स के राजमहल में विक्टर एमेनुअल को संयुक्त इटली का शासक घोषित किया गया और इस प्रकार जो है दक्षिणी के राज्यों के विलय के साथ अ, इटली के एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ। अब 18 फरवरी 1861 को ट्यूरिन के अंदर
इटली की प्रथम संसद की बैठक हुई। अब इसमें वेनेशिया और रोम को छोड़कर सारे इटली के प्रतिनिधि थे। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का शासक स्वीकार किया गया। संसद ने यह प्रस्ताव पास किया कि रोम इटली की राजधानी होनी चाहिए। गैरिबाल्डी को उपाधियां दी गई, पुरस्कार दिए गए, उसने मना कर दिया। वह अपने खेतों के लिए बीजों का थैला लेकर अपने द्वीप जो है कैप्रिया चला गया। अब 6 जून 1861 को जो है काबूर की भी मृत्यु हो गई। अब चौथा चरण जो है वो इटली का एकीकरण का पूरा होता है। अ, क्योंकि रोम और वेनेशिया जो है इनका फैसला अंतरराष्ट्रीय स्थिति के साथ जुड़ा हुआ था। वेनेशिया के ऊपर ऑस्ट्रिया का कब्जा था और रोम जो है वो पोप के अधीन था, उसको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। अब ये अवसर मिलता है 1866 को। अब होता यह है कि जो ऑस्ट्रिया है वो जर्मनी के एकीकरण में भी बाधा था। अब वहां पे जर्मनी के अंदर भी एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रशा। अब प्रशा का चांसलर जो है वो बिस्मार्क जो है वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा था। वह इटली का सहयोग चाहता था। अप्रैल 1866 को दोनों के बीच में एक संधि हुई। अब इसके अनुसार इटली जो है इस युद्ध में जर्मनी का की सहायता करेगा और युद्ध जीतने पर जो है इटली को वेनेशिया मिलेगा। 14 जून 1866 को प्रशा ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और 20 जून को इटली ने वेनेशिया पर आक्रमण कर दिया। अब ऑस्ट्रिया को दो मोर्चों पर लड़ना था, लेकिन वो उसका हार हुई। अब प्राग की संधि हुई जिसमें वेनेशिया इटली को मिल गया। वहां पर जनमत संग्रह करवाया गया और उसका इटली में विलय संपन्न हुआ। तो अब ऑस्ट्रिया का प्रभाव जो है इटली के क्षेत्रों से खत्म हो गया। अब सिर्फ रोम बचा। रोम पोप के अधीन था और फ्रांसीसी सेनाएं पोप की रक्षा के लिए मौजूद थी। अब गैरिबाल्डी ने रोम को जीतने की कोशिश की थी। अब फ्रांस के सहयोग या फ्रांस को हराए बगैर रोम की प्राप्ति संभव नहीं थी। अब यह कार्य भी जर्मनी के एकीकरण के साथ पूरा। प्रशा और फ्रांस के बीच में 1870 में युद्ध छिड़ गया। फ्रांस को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और उसने रोम से अपनी सेना को बुला लिया। फ्रांस को प्रशा के साथ उलझा देख विक्टर एमेनुअल ने रोम पर आक्रमण किया और 20 दिसंबर 1870 को उसने रोम पर अधिकार कर लिया और रोम में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोगों ने इटली के पक्ष में मतदान दिया। पोप के समर्थन में सिर्फ 46 मत पड़े। अब इस प्रकार जो है पोप पर कब्जा हुआ, पोप को राजधानी बनाया गया। 2 जून 1871 को सम्राट ने राजधानी में प्रवेश किया। 12 जून को जो है इटली का अधिवेशन का उद्घाटन किया गया और विक्टर इमैनुअल ने कहा, जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया था वह आज पूरा हो गया। हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई है। अब हमें इटली को समृद्ध बनाना है। हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। अब क्या है, इटली एक राष्ट्र बन चुका था। मैजनी राजतंत्र के खिलाफ थे, वे गणतंत्र चाहते थे। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मैं इटली की आत्मा को जगा रहा हूं और अब मेरे सामने एक लाश दिखाई दे रही है। अब जो है इटली का एकीकरण संभव हुआ। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।